अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग बात करते हैं हमारे अगले कंसेप्ट के रिस्पेक्ट में, जो कि इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में बताता है। ये इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है और क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कई सारे जो ऑनलाइन पोर्टल होते हैं जो आपको स्पेसिफिक सर्विस, कई प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसको एक ही टर्म से समा दिया गया, स्पेसिफिक सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपका एडवर्टीजमेंट हो गया, जैसे मान लो कि गूगल वाले को आप पेमेंट करते हो गूगल एडवर्ड्स करवाने के लिए, या फिर गूगल एनालिटिक्स करवाने के लिए, या फिर फेसबुक को पेमेंट करते हो। ठीक है, तो रेसिडेंट क्या करता था, पेमेंट करता था। ठीक है, नॉन रेसिडेंट को, जिसका कोई परमानेंट स्टेब्लिशमेंट भारत में नहीं होता था, या फिर कोई नॉन रेसिडेंट ऐसा है जो कि भारत में बिजनेस करता है, या फिर भारत में उसका परमानेंट स्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, वो पेमेंट करता था ऐसे फेसबुक वगैरह को, मान लो कि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पोर्टल वगैरह को। तो इसके रिस्पेक्ट में इनसे टैक्स कलेक्ट करना आसान नहीं होता था। और यहाँ पर इनका अगर भारत में परमानेंट स्टेब्लिशमेंट नहीं होता था तो ये टैक्स के क्राइटेरिया में भी से भी बच जाते थे। इसकी वजह से कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी को लाया गया। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी को लाया गया। यहाँ पर जो भी एडवर्टीजमेंट का या फिर सर्विसेज जो होता है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का, या फिर कोई भी डिजिटल स्पेस या फिर फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला सर्विस, ठीक है, डिजिटल स्पेस या फिर फैसिलिटीज, डिजिटल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला सर्विस, वो यहाँ पर स्पेसिफिक सर्विस एक ही टर्म में समा गया। यहाँ पर या तो रेसिडेंट पेमेंट करता है, या फिर नॉन रेसिडेंट जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भारत में है वो पेमेंट करता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये लोग जो है भारत में बिजनेस और प्रोफेशन करता है और ये इनको पेमेंट करता था, तो ये सेक्शन नंबर 37 में डिडक्शन भी क्लेम कर लेता था, और इनको टैक्स के दायरे में भी ये नहीं आते थे। इसीलिए 1 जून 2016 से, कब से, 1 जून 2016 से, ठीक है, 1/6/2016 से कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी लाया गया। इसका चार्जिंग सेक्शन सेक्शन नंबर 165 होता है। ये सेक्शन नंबर 165 जो है वो आपको याद रखना है, 166 और 171। ठीक है, और ये 1050 आपको याद रखना है, 1050 याद रखना है, 1050 करके आपको सेक्शन 10 का सबसेक्शन 50, ये सेक्शन 10 का सबसेक्शन 50 याद रखना है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि इक्वलाइजेशन क्यों होता है, इक्वलाइजेशन लेवी, ये तो हम लोगों ने जान लिया। 165 सेक्शन के बारे में जहाँ तक बात करते हैं तो ये आपको बताता है चार्जिंग सेक्शन के बारे में। ये क्या बोलता है, इसके अनुसार एडवर्टीजमेंट या फिर अदर स्पेसिफिक सर्विस बोलकर नॉन रेसिडेंट अगर पेमेंट रिसीव करता है रेसिडेंट से, जो रेसिडेंट बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है, या फिर नॉन रेसिडेंट से, ठीक है, जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भारत में है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पेमेंट का 6% जो होता है वो उस नॉन रेसिडेंट पर लेवी होगा। अब जब नॉन रेसिडेंट पर लेवी होगा तो अकॉर्डिंगली सेक्शन 195 अट्रैक्ट हो जाएगा और आपको टीडीएस काट के पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि जो रेसिडेंट पेमेंट करता है, ठीक है, या फिर नॉन रेसिडेंट जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है भारत में, वो पेमेंट करता है, किसको पेमेंट करता है, नॉन रेसिडेंट को। ठीक है, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट क्यों करता है, स्पेसिफिक सर्विस के रिस्पेक्ट में। तो इस सिचुएशन में ये जो नॉन रेसिडेंट है उस पर 6% से टैक्स जो है वो लेवी हो जाएगा, जितना अमाउंट उसको मिलता है उस पर 6% से। अब जहाँ तक बात करते हैं कि दो ऐसे केस होते हैं जहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होता है। जो दो केसेस होते हैं जहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं होता है, अगर उस नॉन रेसिडेंट का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हो और स्पेसिफिक सर्विस उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के से कनेक्टेड होता है, तो जो भी जो नॉन रेसिडेंट जो होता है, ये जो आपका नॉन रेसिडेंट था जिसको पेमेंट किया जा रहा है, अब इसी का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भारत में है। ठीक है, अब जहाँ तक इसके रिस्पेक्ट में इसको पेमेंट किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर उस नॉन रेसिडेंट का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भारत में है और स्पेसिफिक सर्विस उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के रिस्पेक्ट में, यानी कि उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से कनेक्टेड है। दूसरा, जो एग्रीगेट अमाउंट जो होता है, अगर मान लो कि अगर मतलब एग्रीगेट अमाउंट जो होता है वो आपका सिर्फ 1 लाख तक है, जो भी इसको पेमेंट किया जा रहा है 1 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो मतलब 1 लाख तक के पेमेंट को अप एग्रीगेट में पेमेंट मिलाकर अप टू 1 लाख का पेमेंट जो होता है उस पर आपका इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। तो हमने सेक्शन नंबर 165 जो देखा, इसमें 1 लाख का दायरा होता है। मतलब 165 के अनुसार अगर अगर स्पेसिफिक सर्विस या फिर एडवर्टीजमेंट का पेमेंट बोलकर नॉन रेसिडेंट जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भारत में है, या फिर रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट को पे करता है, ये लोग अगर किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करता है, ठीक है, स्पेसिफिक सर्विस के रिस्पेक्ट में, तो ऐसी परिस्थिति में अगर पेमेंट 1 लाख से एक्सीड करता है तो 6% का इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो चार्ज किया जाएगा उस नॉन रेसिडेंट पर जिसको पेमेंट मिल रहा है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अब जो उसको पर लेवी तो किया गया, कलेक्शन कैसे किया जाएगा, कलेक्शन एंड रिकवरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जो भी रेसिडेंट जिसका बिजनेस प्रोफेशन भारत में चल रहा है, या फिर नॉन रेसिडेंट जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भारत में है, वो अगर 1 लाख से ज़्यादा का पेमेंट करता है नॉन रेसिडेंट को, ठीक है, स्पेसिफिक सर्विस के लिए, तो उस सिचुएशन में 6% से डिडक्ट करके, टीडीएस डिडक्ट करके, जिस मंथ में आपने पेमेंट किया है उस मंथ के एंड के
उस मंथ के एंड के यहाँ पर 7 डेज के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। 7 डेज के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कौन हो? यहाँ पर आप रेसिडेंट हो जो कि भारत में बिजनेस प्रोफेशन करते हो, या फिर नॉन रेसिडेंट हो जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है भारत में। आप लोग किसको पेमेंट कर रहे हो? नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो। क्यों पेमेंट कर रहे हो? स्पेसिफिक सर्विस के लिए कर रहे हो। स्पेसिफिक सर्विस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक सर्विस का मतलब होता है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन प्रचार करना, या फिर कोई भी डिजिटल फैसिलिटीज़, या फिर डिजिटल स्पेस के रिस्पेक्ट में फैसिलिटीज़। ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो और ये पेमेंट अगर 1 लाख से एक्सीड करता है तो ऐसी परिस्थिति में 6% से आपको डिडक्ट करना पड़ेगा टैक्स, और उसके बाद जिस मंथ में आपने डिडक्ट किया है उस मंथ के एंड के 7 दिनों के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाकर जमा करना पड़ेगा। तो ये आपका कलेक्शन एंड रिकवरी के बारे में चर्चा आई। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर फेल कर गया तो क्या होगा? पेनाल्टी लगेगी। अगर फेल किया डिडक्ट करने में तो फिर जो पेयर होगा वही लायबल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करने के लिए, उनको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर अगर मान लो कि फेल किया, तो अगर पे ही नहीं किया तो पेयर जो होता है वो लायबल होगा। जो पेमेंट करने जा रहा है वो रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है वो लायबल होगा। लेकिन अगर लेट से जो है वो पे किया, ठीक है, लेट से पे किया, तो उस सिचुएशन में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट भी लगेगा। 1% पर मंथ और पार्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक है, फेल किया अगर मान लो डिडक्ट करने में या डिडक्ट करके पे करने में, तो उस परिस्थिति में तो पेनाल्टी लग जाएगी। अब मतलब आपका जो है पेयर ही लायबल होगा। और उसके बाद अगर लेट किया तो उस सिचुएशन में ब्याज लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं 40 सबसेक्शन ए के रिस्पेक्ट में, 40 सबसेक्शन ए के रिस्पेक्ट में कहानी, यहाँ पर पेनाल्टी के बारे में और चर्चा आती है कि पेनाल्टी के रिस्पेक्ट में 2 बातें आती है। अगर मान लो कि डिडक्ट करने में फेल कर गया तो डिडक्ट नहीं किया तो क्या होगा उस सिचुएशन में। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं डिडक्ट करने में फेल करने के अलावा दूसरा कि पे करने में फेल कर गया, तो डिडक्ट कर लिया लेकिन पे करने में फेल कर गया। तो अगर डिडक्ट नहीं किया तो उस सिचुएशन में जितना डिडक्ट करने में फेल किया है उतने अमाउंट का पेनाल्टी लगेगा, यानी कि इक्वल अमाउंट इक्वल उतने अमाउंट का इक्वली पेनाल्टी लगेगा जितना आपने डिडक्ट नहीं किया। लेकिन डिडक्ट करके अगर पे करने में फेल किया तो उस परिस्थिति में ₹1000 पर डे, जब तक कि आप जाके सरकार को जमा नहीं कर देते हो, ₹1000 पर डे के हिसाब से। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक है, अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, तो मैक्सिमम लिमिट रेस्ट्रिक्टेड रहेगा इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट तक। ठीक है, 1000 पर डे के हिसाब से होगा, लेकिन आपका मैक्सिमम इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट तक। ठीक है, तो ये 171 में बताई गई है। और उसके अलावा जो होता है 1% पर मंथ, ठीक है, और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं 40 सबसेक्शन ए के रिस्पेक्ट में, ये क्या बोलता है? नॉन कंप्लाइंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। अगर डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करके विद इन ड्यू डेट जमा नहीं किया तो जो भी आपका एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस था या फिर स्पेसिफिक सर्विस जो आपने लिया है उसके रिस्पेक्ट का जो खर्चा था उसको असेसिंग ऑफिसर डिस अलाउ कर देगा। तो ये सेक्शन बड़ा डेंजर सेक्शन है, जैसा कि बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में आप जानते हो कि असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउ कर देता है। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि सब्सिक्वेंट ईयर में जाकर क्या होगा। अगर सब्सिक्वेंट ईयर में अपनी गलती एसएससी ने सुधार ली तो ऐसी परिस्थिति में बाद में आगे चलकर डिडक्शन मिल जाएगा, फिलहाल तो आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा इमीडिएटली। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं 10 के सबसेक्शन 50 के रिस्पेक्ट में, जिस इनकम पर इक्वलाइजेशन लेवी लग जाता है वो इनकम अदरवाइज सेक्शन 10 के सबसेक्शन 50 में एग्जेम्प्टेड होता है। जिस इनकम पर इक्वलाइजेशन लेवी लग जाता है उसको सेक्शन 10 के सबसेक्शन 50 के तहत अदरवाइज एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। अब हम लोग अगले प्रोविजन के रिस्पेक्ट में चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रोविजन है बिजनेस ट्रस्ट के रिस्पेक्ट में प्रोविजन 115O का सबसेक्शन 7, 115O का सबसेक्शन 7 बिजनेस ट्रस्ट के रिस्पेक्ट में प्रोविजन की हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिजनेस ट्रस्ट क्या करती है, बिजनेस ट्रस्ट अपना यूनिट इशू करती है एसपीवी को, ठीक है, इनके शेयर के बदले में, तो इनसे शेयर लेती है और बदले में अपना यूनिट इशू करती है। अब जाहिर सी बात है कि ये बिजनेस ट्रस्ट क्या हुआ, बिजनेस ट्रस्ट ने शेयर रिसीव किया तो जाहिर सी बात है कि बदले में ये शेयर होल्डर हो गया, तो बदले में एसपीवी जब भी डिविडेंड देगी इसको डिविडेंड पेमेंट करेगी।
थी। अब डिविडेंड पेमेंट करते वक्त में अब तक क्या होता था, क्योंकि जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसको 115 ओ के तहत डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। अब जहां तक बात है कि 115 ओ के तहत डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड दिया, अब बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। और बिजनेस ट्रस्ट, जो यूनिट होल्डर ने बिजनेस ट्रस्ट को पैसा दिया है, जो यूनिट होल्डर लोग बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में, बिजनेस ट्रस्ट में पैसा इन्वेस्ट किया है, इसको देती थी, फॉरवर्ड करती थी, तो इनके हैंड में भी टैक्स नहीं लगता था, इनके हैंड में भी टैक्स नहीं लगता था, और इनके हैंड में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोलकर लग जाता था डिविडेंड डिक्लेयर करने पर। अब तक ऐसा होता था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2016 में बोला गया कि अगर एसपीवी वालों अगर सीडीटी देने से बचना चाहते हो, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देने से बचना चाहते हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप कुछ कंडीशन को पूरा कर दो। मतलब अगर कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया जाए तो एसपीवी बिजनेस ट्रस्ट को जो डिविडेंड देती है उस पर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 115 ओ वाला नहीं लगेगा, ऐसा सबसेक्शन 7 में बोला गया। अब ये कंडीशन क्या क्या होते हैं? तो पहला कंडीशन, बिजनेस ट्रस्ट ने एसपीवी का 100% इक्विटी शेयर होल्ड करके रखा हो। तो ये जो बिजनेस ट्रस्ट है उसने 100% इक्विटी शेयर होल्ड करके रखा हो इस एसपीवी कंपनी का, स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी का। अब जहां तक बात करते हैं कि 100% शेयर का कंडीशन, 100% इक्विटी शेयर का कंडीशन ये बिजनेस ट्रस्ट ने होल्ड करके रखा हो, एक्सेप्ट अगर अदरवाइज सरकार की कंडीशन के वजह से, मतलब गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने या फिर मतलब किसी लॉ के तहत गवर्नमेंट के या फिर गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर अदर बॉडी में ने, गवर्नमेंट ने या फिर मतलब किसी लॉ या गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर अदर ने, ठीक है, ऐसा मैंडेटरी है कि भाई इतना परसेंट इनको होल्ड करके रखना है, ठीक है, किसी भी लॉ में या फिर सरकार ने होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर ये कंडीशन उस एक्सटेंट तक ना भी कंप्लाई किया तो चलेगा, अदरवाइज आपको 100% इक्विटी शेयर जो है होल्ड करके रखना पड़ेगा, बिजनेस ट्रस्ट को 100% इक्विटी शेयर होल्ड करके रखना पड़ेगा एसपीवी का। पहला कंडीशन ये बोलता है, एक्सेप्ट अगर सरकार ने या फिर किसी लॉ या सरकार के डायरेक्शन पर अदर बॉडी ने होल्ड करके रखा है तो वो एक्सेप्शन है। पहला कंडीशन तो ये आपका आता है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि डिविडेंड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट दिया जाएगा। ये जो डिविडेंड आप दे रहे हो ना, वो करंट ईयर प्रॉफिट से दोगे, करंट ईयर प्रॉफिट से दोगे। अब करंट ईयर प्रॉफिट में भी कंडीशन है, मान लो ये आपका करंट प्रीवियस ईयर का टाइमलाइन है, करंट ईयर का टाइमलाइन है। अब जहां तक बात है कि ये डेट ऑफ एक्विजिशन, अब ये जो डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो प्रॉफिट कमाया है, करंट ईयर में भी डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, एसपीवी ने, उससे आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है। तो डिविडेंड डिक्लेयर करना है पहली बात तो करंट ईयर के प्रॉफिट से, वो भी डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो कमाया है उस अर्निंग से आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं आपको फिर से बता दूं बिजनेस ट्रस्ट की कहानी। बिजनेस ट्रस्ट प्रोविजन के रिस्पेक्ट में 115 ओ का सबसेक्शन 7 क्या बोलता है कि अगर कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया जाए तो एसपीवी बिजनेस ट्रस्ट को अगर डिविडेंड देती है तो उस पर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं लगेगा। 115 सबसेक्शन ओ का सबसेक्शन 7 ऐसा बोलता है। पहला कंडीशन क्या है कि बिजनेस ट्रस्ट ने एसपीवी का 100% इक्विटी जो है वो होल्ड करके रखा हुआ होना चाहिए। पहला कंडीशन 100% इक्विटी, एक्सेप्ट अगर मान लो कि सरकार ने डायरेक्ट खुद ही होल्ड करके रखा हुआ है या फिर सरकार के डायरेक्शन पर या फिर किसी कानून के तहत किसी अदर बॉडी ने होल्ड करके रखा हुआ है, उस पोर्शन को आप छोड़ सकते हो। अब जहां तक बात करते हैं एंड दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई क्या करना पड़ेगा कि डिविडेंड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट देना पड़ेगा, वो भी डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो प्रॉफिट होता है उससे देना पड़ेगा। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने जानी। अब हम लोग बात करते हैं मैट के रिस्पेक्ट में, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के रिस्पेक्ट में अपनी चर्चा। मैट के रिस्पेक्ट में दो अमेंडमेंट है, एक आपका एक्सप्लानेशन टू सेक्शन 115 जे, ये 115 जेबी है, एक्सप्लानेशन टू सेक्शन 115 जेबी, ठीक है, ओनली जेबी है यहाँ पर। ये बुक प्रॉफिट का कंप्यूटेशन के बारे में बताता है, जैसा कि आपको पता है मैट के रिस्पेक्ट में एक्सप्लानेशन, ठीक है, एक्सप्लानेशन टू सेक्शन 115 जेबी क्या बताता है आपको, 115 जेबी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर आप लिखो 115 जेबी। अब जहाँ तक बात करते हैं ये बुक प्रॉफिट के कंप्यूटेशन के बारे में बताता है। दूसरा अमेंडमेंट मैट में क्या है, यहाँ पर एक तो एक्सप्लेनेशन में अमेंडमेंट है, दूसरा कि मैट नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी। जैसा कि आपको पता है कि मैट आपका कंपनी को अप्लाई होता है, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या फिर फॉरेन कंपनी हो, लेकिन फॉरेन कंपनी के रिस्पेक्ट में कंडीशन जोड़ दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2016 में। फाइनेंस एक्ट 2016 में बोला गया कि अगर मान लो ये जो फॉरेन कंट्री है
वो उस टेरिटरी या कंट्री से बिलोंग करती है जिसका भारत के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, DTAA नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अगर DTAA है, ठीक है, DTAA है और इस फॉरेन कंपनी का भारत में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर फॉरेन कंपनी को मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि फॉरेन कंपनी को अब से मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का प्रोविजन अप्लाई करने के लिए पहली बात कि फॉरेन कंपनी उस कंट्री से बिलोंग करती हो जिसके साथ भारत का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, प्लस इस फॉरेन कंपनी का भारत में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। तभी जाकर इनको मैट का कंडीशन जो होता है, तभी जाकर इनको मैट का प्रोविजन जो होता है वो एप्लीकेबल होगा। ये दूसरा अमेंडमेंट बड़ा आसान सा। उसके बाद पहले अमेंडमेंट की चर्चा करते हैं। ये एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है। जैसा कि पता है आपको कि बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते वक्त में आप क्या करते हो, कुछ चीज़ों को ऐड करते हो। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको जो है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से आप कुछ चीज़ों को ऐड करते हो और कुछ चीज़ों को माइनस करते हो। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो 115 BBF वाला रॉयल्टी ऑफ जो 115 BBF में हमने देखा था, 115 BBF में हम लोगों ने देखा था, इसमें क्या देखा था, रॉयल्टी ऑफ पेटेंट के बारे में। ठीक है, जो पेटेंट का जो रॉयल्टी इनकम होता है, ठीक है, वो टैक्सेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से लोअर रेट 10% से ग्रॉस बेसिस पर टैक्सेबल हो जाएगा 115 BBF। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर ये जो रॉयल्टी इनकम होता है, ठीक है, पेटेंट के रिस्पेक्ट में 115 BBF वाला जो रॉयल्टी इनकम होता है, उसको अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, तो उसको माइनस करना है बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते वक्त में। अगर रॉयल्टी इनकम को क्रेडिट कर दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आपको माइनस करना है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका रॉयल्टी इनकम को कमाने के रिस्पेक्ट में जो खर्चा है, अगर उसको डेबिट कर दिया गया था, खर्चा है, तो उसको ऐड करना है। तो यानी कि ऐड साइड में एक आइटम आपका जुड़ गया बुक प्रॉफिट में, ऐड साइड में एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी ऑफ पेटेंट, जो कि टैक्सेबल होता है 115 BBF में। तो ये जो एक्सपेंसेस जो होता है, उसको आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रखा था तो उसको ऐड बैक करोगे, और रॉयल्टी इनकम को अगर क्रेडिट कर रखा था तो उसको माइनस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट, जो कि चार्जेबल होता है 115 BBF में। ठीक है, तो यहाँ पर 115 BBF आपको क्या बोलता है कि जो रॉयल्टी इनकम होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा 10% के रेट से, 10% के रेट से। और ये ग्रॉस बेसिस पर, यानी कि बिना किसी एक्सपेंडिचर या डिडक्शन का आपको अलाउंस दिए हुए डायरेक्ट रॉयल्टी इनकम 10% के रेट से टैक्सेबल होगा, ऐसा ऑप्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन होता है कि आप लोअर रेट से दे सकते हो, जो कि हम लोगों ने 115 BBF में देखा था। अब जहाँ तक रॉयल्टी इनकम के रिस्पेक्ट की बात करते हैं, इस पर क्योंकि मैट एप्लीकेबल नहीं करना है, मैट एप्लीकेबल नहीं करना है, इसकी वजह से अगर ये वाला इनकम को क्रेडिट कर दिया गया था रॉयल्टी इनकम को, तो उस सिचुएशन में उसको माइनस करना होगा। और क्योंकि इनकम को माइनस कर रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में खर्चे को तो आप एड बैक करोगे, अगर ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिटेड हो चुका था, यानी कि चार्ज हो चुका था, तो ऐसी परिस्थिति में। तो ये मैट के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने चर्चा करी। और मैट जो होता है कुछ केस में फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होता है, वो हम लोगों ने देखे। अब हम लोग बात करते हैं, हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, 80EE के बारे में चर्चा करते हैं, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट। यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के रिस्पेक्ट में चर्चा करने से पहले हाउस प्रॉपर्टी हेड का एक अमेंडमेंट देख लेते हैं। सेक्शन 25A में आता है ये अमेंडमेंट। सेक्शन 25A में पहले क्या होता था कि जो आपका अनरियलाइज्ड रेंट होता था, अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है, और जो आपका रेंट का एरियर होता था, एरियर रेंट, ठीक है, एरियर रेंट, दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता था। लेकिन अब दोनों के रिस्पेक्ट में बोला कि अगर अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज हो जाए या फिर एरियर रेंट रिकवर हो जाए, ठीक है, मतलब रिकवरी हो जाए अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में की, या फिर आपके क्या बोलते हैं एरियर रेंट के रिस्पेक्ट में, तो उस सिचुएशन में आपका 25A डील करेगा, 25A सेक्शन डील करेगा। और जिस प्रीवियस ईयर में ये रियलाइज होता है, जिस प्रीवियस ईयर में रिकवर होता है, जिस प्रीवियस ईयर में रिकवर होता है, उस प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाएगा और इस पे 30% का डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का मिलेगा, रिकवर वो होने वाले प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर हाउस प्रॉपर्टी का ओनर एसएससी नहीं रहा,
जिस प्रीवियस ईयर में रिकवरी हुई है, ठीक है, रिकवरी जिस प्रीवियस ईयर में हुई है उस प्रीवियस में हाउस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं रहा, उसके बावजूद भी यहाँ पर इनको इनकम बोलकर हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है अलाउ किया जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, सेक्शन 25A में अनरियलाइज रेंट और आपका जो एरियर होता है, ठीक है, एरियर रेंट दोनों को डील किया जाएगा। अगर किसी प्रीवियस ईयर में, मतलब अगर किस अब ये जिस प्रीवियस ईयर में रियलाइज होता है, ठीक है, अनरियलाइज रेंट या फिर एरियर रेंट रिकवर हो जाता है, तो रिसीव होने वाले प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद। ये टैक्स तभी भी लगेगा जब एसएससी जो होता है उस हाउस प्रॉपर्टी का, उस रिस्पेक्टिव हाउस प्रॉपर्टी का ओनर अब नहीं रहा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं सेक्शन 80EE के बारे में अपनी चर्चा, ठीक है, सेक्शन 80EE के बारे में अपनी चर्चा। तो ये आता है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अगर कुछ कंडीशन को पूरा करेगा तो इंडिविजुअल को 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पर। इंडिविजुअल को 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा अगर कुछ कंडीशन को पूरा करेगा तो। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये कंडीशन क्या क्या है, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या क्या है, तो घर खरीदने के लिए यानी कि हाउस खरीदने के लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो। पहली बात तो ये बात आती है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो, ठीक है। अब लोन का सैंक्शन जो होता है, ये जो लोन लिया है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसका जो सैंक्शन होता है वो 1 अप्रैल 2016 से लेकर 1/4/16 से लेकर, ठीक है, आपका 31/3/2070 तक में होना चाहिए, मतलब इस बीच में होना चाहिए। तो पहले तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने क्यों लोन लिया है, हाउस खरीदने के लिए। दूसरा जो होता है आपका लोन का सैंक्शन डेट जो होता है वो 1/4/2016 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच होना चाहिए। अब जहाँ तक बात करते हैं कि लोन जिस दिन सैंक्शन हुआ है, जिस दिन भी इसमें लोन सैंक्शन हुआ है उस दिन उस इंडिविजुअल के पास दूसरा घर नहीं होना चाहिए, कोई अदर हाउस प्रॉपर्टी, अदर हाउस आपके पास नहीं होना चाहिए, नो अदर हाउस। जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ है उस दिन आपके पास दूसरा घर नहीं होना चाहिए। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका हाउस प्रॉपर्टी का जो हाउस खरीदता है उसके परचेज प्राइस के बारे में, परचेज प्राइस जो होगा हाउस प्रॉपर्टी जो खरीदा है उसका मैक्सिमम 50 लाख जो होता है वो मैक्सिमम आपका हाउस प्रॉपर्टी का परचेज प्राइस होना चाहिए। और लोन का अमाउंट जो होता है, लोन जो होता है वो आपका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 35 लाख होना चाहिए, 35 लाख होना चाहिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको 50,000 तक का अप टू 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका एक और सेक्शन होता है जहाँ पर इस ब्याज का डिडक्शन मिलता है, सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। तो इसमें जो होता है वो 2 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलता है। तो पहले इस डिडक्शन को क्लेम करना है, ठीक है, स्टेप 1 इस डिडक्शन को क्लेम करना है, उसके बाद जो होता है इस डिडक्शन को क्लेम करना है। तो 80EE वाले डिडक्शन को, तो 80EE वाले में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहिए हाउस खरीदने के लिए 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में आपके हाउसिंग लोन का सैंक्शन होना चाहिए। जिस दिन सैंक्शन हुआ उस दिन एसएससी के पास, इस इंडिविजुअल के पास दूसरा कोई घर नहीं होना चाहिए, परचेज प्राइस मैक्सिमम 50 लाख और लोन का अमाउंट मैक्सिमम 35 लाख हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन को पूरा कर दिया तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, 50,000 तक का इंडिविजुअल को डिडक्शन मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 80GG के रिस्पेक्ट में अपनी कहानी, 80GG के रिस्पेक्ट में अपनी कहानी। अगर कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉई है, ठीक है, जो कि एचआरए रिसीव नहीं करता है, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव नहीं करता है, और ना ड्यूटी प्लेस पर उसके, मतलब पहली बात तो ये है कोई इंडिविजुअल है, अब इंडिविजुअल एम्प्लॉई है, ये कौन है, एम्प्लॉई है। अब ये बेचारा क्या करता है, एचआरए रिसीव नहीं करता है, या फिर ड्यूटी प्लेस पर इसके खुद के नाम यानी कि हिमसेल्फ, स्पाउस या फिर चिल्ड्रेन, एचएससी मैं बोलता हूँ इसको हमेशा, खुद के नाम यानी कि हिमसेल्फ, एसएससी हिमसेल्फ या फिर उसके स्पाउस या फिर उसके चिल्ड्रन के नाम पर कोई अपना घर नहीं है, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी का किराया पेमेंट करने पर उसको डिडक्शन मिलेगा। अब कितना डिडक्शन मिलेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो डिडक्शन मिलेगा 5,000 पर मंथ, 5,000 हर महीने के हिसाब से, या फिर
25% ऑफ टोटल इनकम, 25% ऑफ टोटल इनकम, ये वाले डिडक्शन से पहले 25% ऑफ टोटल इनकम। उसके बाद रेंट पेड, जो भी रेंट आपने पे किया है, माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, ये वाले डिडक्शन से पहले, ठीक है, 80 वाले डिडक्शन से पहले, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये जो डिडक्शन मिलेगा, इनमें से भी जो लोअर रहेगा उतना का अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले सेक्शन के रिस्पेक्ट में 80JJAA। 80JJAA लास्ट ईयर में इसका भी अमेंडमेंट आया था, लेकिन वापस से इसमें अमेंडमेंट किया गया, जैसे मानो सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही हो। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ, जो न्यू एम्प्लॉय जो होता है उसका एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में डिडक्शन मिलता है, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था JJAA, इसको हमने याद किया था, जग में आया न्यू वर्कर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब रिप्लेस कर दिया गया है वर्ड, अब वर्कर नहीं है, न्यू एम्प्लॉय वर्ड है, अब यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय वर्ड है। यहाँ पर हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। हर एक टाइप के एसएससी को, ऑल एसएससी को, चाहे कॉरपोरेट हो या फिर अदर एसएससी हो, जिसको 44A भी अप्लाई होता है, यानी कि जिसका टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट जो होता है एक्सीड किया था 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ एक्सीड किया था प्रीवियस ईयर में, 44A भी जिसको अप्लाई होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ₹1 करोड़ जो होता है इनका ग्रॉस रिसीट या फिर टर्नओवर एक्सीड करता है, 1 करोड़ से एक्सीड करता है, 1 CR से एक्सीड करता है, ठीक है। और ये एसएससी जो होता है वो बिजनेस करता हो, बिजनेस, यानी कि प्रोफेशन वालों को नहीं। तो एलिजिबल एसएससी कौन हुआ? कोई भी एसएससी जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड करता है और वो बिजनेस करता है, ना कि प्रोफेशन, उसको डिडक्शन मिलेगा नए एम्प्लॉय को अपॉइंट करने पर। अब जहाँ तक बात करते हैं कितना कितना डिडक्शन मिलेगा 80JJAA के तहत, कितना डिडक्शन मिलेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कितना डिडक्शन मिलेगा 80JJA के तहत? 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है, incurred in the course of business in the previous year, ठीक है, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। अब ये एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, अब ये एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होता है क्या है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, इसका मतलब होता है टोटल इमोलूमेंट्स, ठीक है, जो कि पेड या पेबल होता है एडिशनल एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, मतलब इमोलूमेंट्स, टोटल इमोलूमेंट्स यानी कि टोटल वेतन वगैरह सब, ठीक है, जो एडिशनल एम्प्लॉय को प्रीवियस ईयर में पे किया जाता है तो उसको एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट बोलेंगे। प्रीवियस ईयर में जितना वेतन पे करते हो आप एडिशनल एम्प्लॉय को, उसको एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कहा जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, ठीक है, अब यहाँ पर एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर है, एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर क्या करती है, अगर मान लो कि इमोलूमेंट्स का पे करती है एम्प्लॉय को, जो नए एम्प्लॉय होते हैं उसको पेमेंट करती है, तो उस सिचुएशन में जो आप बैंकिंग चैनल से पे करते हो, बैंकिंग चैनल से, उसी को कंसिडर किया जाएगा, उसी को माना जाएगा कि आपने इमोलूमेंट्स पे किया है, ठीक है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में। लेकिन अगर नया बिजनेस केस है, न्यू बिजनेस है, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर में ही बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है या तभी न्यू बिजनेस हुआ, तो उस सिचुएशन में जो ये एडिशनल को एम्प्लॉय को पे कर रही है वो कैसे भी पे कर सकती है, कैश या अदरवाइज भी पे किया जा सकता है, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब मैंने आपको क्या बोला कि जो इमोलूमेंट्स पे किया जाता है, तो जो वेतन पे किया जाता है, तो ठीक है, जो इमोलूमेंट्स पे किया जाता है, तो अब ये इमोलूमेंट्स का मतलब क्या होता है? इमोलूमेंट्स का मतलब होता है कोई भी सम पेड या पेबल होता है एम्प्लॉय को वो, लेकिन इसमें नॉन मॉनेटरी परक्विजिट इंक्लूड नहीं होगा। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट जो होता है वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं तो पहली बात इमोलूमेंट्स में क्या बोला गया कि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट जो होता है वो आपका नहीं आएगा। दूसरी बात क्या बोली गई? दूसरी बात बोली गई कि अगर मान लो यहाँ पर जो भी आपको इमोलूमेंट्स के नाम पर जो आपको सम मिलता है, ठीक है, ऐसा सम मिलता है जो कि होली और पार्टली एग्जेम्प्टेड है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, जो आप पेमेंट कर रहे हो जो कि होली और पार्टली एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, टैक्स नहीं लगने वाला है किसी के रिस्पेक्ट से उस अमाउंट पर, ठीक है, तो उसको ग्रॉस बेसिस पर लेना है, ग्रॉस बेसिस पर लेना है, ना कि नेट ऑफ करना है, ना कि आपको नेट ऑफ करना है। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि इमोलूमेंट्स में नॉन मॉनेटरी परक्विजिट इंक्लूड नहीं होता है
और अगर सम जो रिसीव होगा, सम पेड और पेबल टू एम्प्लॉय, ठीक है, सम पेड और पेबल टू एम्प्लॉय को इमोलुमेंट्स बोला जाता है, एक्सेप्ट नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। अगर मान लो कि ये जो आपका सम पेबल जो होता है या पेड जो होता है, जो कि आपका होली और पार्टली एग्जम्प्टेड है, तो भी आपको ग्रॉस बेसिस पर लेना है, ना कि नेट करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इमोलुमेंट्स में नॉन मॉनेटरी परक्विजिट इंक्लूड नहीं होता है। ये तो आपने देख लिया, कुछ बातें और ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंक्लूड नहीं होती है। तो पहली बात हमने जानी कि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट इंक्लूड नहीं होता इमोलुमेंट्स में। उसके अलावा क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, जो आपका एम्प्लॉयर आपको कंट्रीब्यूशन देता है, वो भी आपका इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर एम्प्लॉयर जो होता है वो आपका पेंशन फंड, ठीक है, या फिर प्रोविडेंट फंड या फिर अदर बेनिफिट दे, तो एम्प्लॉयर एनी सम पेड और पेबल होता है, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो होता है वो इंक्लूड नहीं होगा। दूसरी बात कि टर्मिनेशन के टाइम पर जो कुछ भी पे करता है, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, वीआरएस, ये सारी चीज़ें तो टर्मिनेशन के टाइम पर। तो तीन बातें कुल मिला के इमोलुमेंट्स में नहीं होती है। इमोलुमेंट्स में कोई भी एनी सम पेड और पेबल होता है, इमोलुमेंट्स एनी सम पेड और पेबल टू न्यू एम्प्लॉय, वो इमोलुमेंट्स होता है, लेकिन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट नहीं होता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड वगैरह के रिस्पेक्ट में या पेंशन फंड के रिस्पेक्ट में वो नहीं होता है। और टर्मिनेशन के टाइम पर जो पैसा दिया गया वो नहीं होता है। टर्मिनेशन के टाइम पर ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट बोलकर कुछ भी बोलकर दिया जाए तो वो इंक्लूड नहीं होता है। तो मैंने अब तक आपको क्या क्या बताई, पूरी बात मैं आपको वापस से बताता हूँ। सारे एसएससी को, जो कि कॉर्पोरेट हो या फिर अदरवाइज कोई भी एसएससी हो जिसका 44AB के तहत ऑडिट होता है या हुआ था प्रीवियस ईयर में, यानी कि टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से एक्सीड करता है और वो एसएससी बिजनेस करता है, ना कि प्रोफेशन, तो उस सिचुएशन में आपको 80 JJAA के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अब एलिजिबल हो जाओगे तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? 30% डिडक्शन मिलेगा, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट का मिलेगा। एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट किसको कहा जाता है? तो एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट का मतलब होता है जो कुछ भी आपका इमोलुमेंट्स पेड और पेबल होता है, इमोलुमेंट्स पेड और पेबल टू एम्प्लॉई होता है, वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें नॉन मॉनेटरी परक्विजिट नहीं होता है। कोई अगर एग्जेम्प्टेड वगैरह है तो उसको ग्रॉस बेसिस पर लेना है। ठीक है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और टर्मिनेशन के टाइम पर देने वाला बेनिफिट जो होता है वो इमोलुमेंट्स में नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया इमोलुमेंट्स के बारे में, ई के बारे में, एडिशनल इम्प्लॉई कॉस्ट, ई फॉर इम्प्लॉई कॉस्ट, और ई फॉर हम लोगों ने इम्प्लॉई कॉस्ट का मतलब देखा इमोलुमेंट्स, इम्प्लॉई कॉस्ट का मतलब हम लोगों ने क्या देखा? इमोलुमेंट्स। अब हमारी चर्चा आएगी इस एडिशनल के रिस्पेक्ट में, 30% ऑफ एडिशनल इम्प्लॉई कॉस्ट, तो इम्प्लॉई कॉस्ट का मतलब हम लोगों ने देखा इमोलुमेंट्स। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जो आपका एडिशनल इम्प्लॉई होगा उसके रिस्पेक्ट में कहानी देखते हैं कि एडिशनल इम्प्लॉई किसको कहा जाएगा, एडिशनल इम्प्लॉई किसको कहा जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनो, ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो आपको मतलब कंफ्यूज करेगी, वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जो 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट का डिडक्शन जो होता है वो आपका 3 असेसमेंट ईयर में, ठीक है, वो स्प्रेड होता है, रिडक्शन 3 ईयर में स्प्रेड होता है। पहला, जो जिस प्रीवियस ईयर में आपने ये कॉस्ट पेमेंट किया, एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट पेमेंट किया, उसके रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर में, उसके बाद अगले और उसके बाद अगले, यानी कि 3 असेसमेंट ईयर में, इंक्लूडिंग असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड, यानी कि डिडक्शन जो होता है वो 3 साल में स्प्रेड होगा, डिडक्शन 3 साल में स्प्रेड होगा। अब यहाँ पर एडिशनल के रिस्पेक्ट में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, एडिशनल एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में चर्चा करते हैं। एडिशनल एम्प्लॉय किसको बोला जाता है? एडिशनल एम्प्लॉय किसको बोला जाता है? तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने इमोलुमेंट्स की पूरी चर्चा कर ली, वापस से मैं आपको इमोलुमेंट्स के बारे में बताऊंगा। पहले हम लोग एडिशनल एम्प्लॉय की चर्चा करते हैं। आखिर ये एडिशनल एम्प्लॉय क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर बेसिक कंडीशन होता है, बेसिक। दूसरा आएगा आपका एडिशनल कंडीशन। एक आता है आपका बेसिक कंडीशन, दूसरा आता है आपका एडिशनल कंडीशन। ये जो प्रीवियस ईयर है आपका, जिस प्रीवियस ईयर में आप नए एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट कर रहे हो, उस प्रीवियस ईयर के एंड को जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे, ठीक है, उससे जितना एक्सीड करेगा, इस प्रीवियस ईयर एंड को जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे,
ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे का मतलब क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय था उसका मतलब क्या हो गया। अगर मान लो कि आपके पास 50 एम्प्लॉय थे, ठीक है, बिगनिंग में 50 एम्प्लॉय थे, 15 एम्प्लॉय आपने अपॉइंट किया और 10 एम्प्लॉय आपके निकल गए, ठीक है, इस प्रीवियस ईयर में। तो आपके ये 15 के 15 जो नए वाले थे, नए वाले 15 के 15 थे वो रह गए, लेकिन पुराने वाले में से इस 50 में से 10 निकल गए, उसके बावजूद भी आपका एडिशनल एम्प्लॉय जो होता है, एडिशनल एम्प्लॉय 5 ही माना जाएगा। मतलब जितने आए और जितने गए, ठीक है, तो एडिशनल 5 ही माना जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपका एडिशनल 5 ही माना जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा कुछ होता कि यहाँ पर 10 एम्प्लॉय जो होते हैं वो आए और 15 चले गए, 10 एम्प्लॉय आए और 15 चले गए, यानी कि एडिशनल एम्प्लॉय यहाँ पर आप कितना मानते हैं, नील मानते हैं, क्योंकि माइनस में मान नहीं सकते हो तो यहाँ पर नील मानते हैं। तो इस तरीके से ये बेसिक कंडीशन होता है। अब जहाँ तक बात करते हैं एडिशनल कंडीशन क्या होता है, ये तो आपका सबसे पहला क्राइटेरिया हम लोगों ने देख लिया कि आपका न्यू एम्प्लॉय को कैसे, जो एडिशनल एम्प्लॉय होते हैं उसको कैसे आप फाइंड आउट करोगे। अब जहाँ तक बात करते हैं कि इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, एडिशनल कंडीशन बेसिक देखने के बाद नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पर इसमें इंक्लूड नहीं होगा जिसका टोटल इमोलूमेंट्स जो होता है, जिसका टोटल इमोलूमेंट जो होता है वो 25,000 पर मंथ से ज़्यादा है, ठीक है, 25,000 पर मंथ से ज़्यादा है, वो एडिशनल एम्प्लॉय जो होते हैं वो यहाँ पर काउंट नहीं किए जाएंगे, वो एडिशनल एम्प्लॉय यहाँ पर काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये आती है। अब जहाँ तक बात करते हैं जो एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट में इमोलूमेंट्स जो होता है, टोटल इमोलूमेंट्स अगर गवर्नमेंट पे कर देती है तो, ठीक है, तो इमोलूमेंट्स पेड बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अगर पे कर देती है टोटल इमोलूमेंट्स तो फिर वो एम्प्लॉय भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, जिसका 25,000 पर मंथ से ज़्यादा है इमोलूमेंट्स, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि अगर अगर एम्प्लॉय जो होता है उसने एम्प्लॉयड किया है, ठीक है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर के लिए, ठीक है, किस लिए एम्प्लॉय किया है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर के लिए। अब प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर में दो चीज़ें आती है, एक आता है आपका अपेरल, परिधान चीज़ें, पहनने की चीज़ें, ठीक है, और दूसरा आता है अदर। तो दूसरा कंडीशन आता है अदर, अपेरल कंडीशन एक आता है और दूसरा कंडीशन आता है अदर। तो उस सिचुएशन में अगर प्रीवियस ईयर में लेस देन 150 दिन के लिए अपॉइंट किया गया है, प्रीवियस ईयर में यहाँ पर लेस देन 150 डेज के लिए, ठीक है, लेस देन 150 डेज के लिए आपने अपॉइंट किया है, तो उस परिस्थिति में उसको यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। अदर केस में लेस देन 240 डेज के लिए, पहले सबके केस में 300 दिन था लेकिन यहाँ पर अब 150 दिन और 240 दिन कर दिया गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में लेस देन 150 डेज या फिर 250 डेज के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या बोला, सारी बातें मैं आपको वापस से बताता हूँ। एडिशनल एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में, एडिशनल एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में सबसे पहले मैंने आपको बोला जो प्रीवियस ईयर में बेसिक कंडीशन, मैंने आपको क्या बोला, बेसिक कंडीशन बोला कि प्रीवियस ईयर में मान लो 50 थे, इसमें 12 आए और 10 गए, तो यहाँ पर एडिशनल एम्प्लॉय कितने माने जाएंगे, एडिशनल एम्प्लॉय सिर्फ 2 माने जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर एंड के दिन को देखा जाएगा कि एग्जैक्टली जो होते हैं वो कितने एडिशनल हुए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि नॉट कंसिडर्ड एज एडिशनल एम्प्लॉय, किस किस केस में हम लोग एडिशनल एम्प्लॉय बोलकर कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहला केस, अगर उसका इमोलूमेंट जो होता है वो 25,000 पर मंथ से ज़्यादा रहेगा, प्लस रहेगा, 25,000 पर मंथ से ज़्यादा रहेगा। दूसरा हम लोगों ने देखा कि अगर इमोलूमेंट्स पेड बाय गवर्नमेंट, अगर सरकार उसको इसका इमोलूमेंट्स पे कर देती है। तीसरा हम लोगों ने देखा टाइम पीरियड के हिसाब से, पीरियड या ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें हम लोगों ने देखा कि दो चीज़ें आती हैं। अगर मान लो कि कंपनी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर में इंगेज्ड है, ठीक है, बिजनेस कर रही है, तो उस सिचुएशन में अगर अपैरल बना रही है, ठीक है, परिधान यानी कि पहनने की चीज़ें, तो लेस देन 150 डेज के लिए किसी को नौकरी पर रखा था उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अदर केस में लेस देन 240 डेज के लिए किसी को काम पे रखा था, ठीक है, तो वो नहीं माना जाएगा, वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर चौथी चीज़ होती है, ये फर्स्ट देखा हम लोगों ने, ये नहीं आएगा, सेकंड ये नहीं आएगा, थर्ड ड्यूरेशन के बेसिस पर, और फोर्थ हम लोग देखते हैं यहाँ पर। फोर्थ क्या बोलता है कि एम्प्लॉय को जो जो एम्प्लॉय
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, नॉट पार्टिसिपेटिंग ठीक है, वो आपका एडिशनल एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा, एडिशनल एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें हम लोगों ने देखी, ये बातें हम लोगों ने देखी। तो यहाँ पर जो जो बातें मैंने आपको बताई है मैं आपको फिर से रिवाइज करवाता हूँ। सारे एसएससी के केस में कॉर्पोरेट हो या नॉन कॉर्पोरेट जिसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से एक्सीड करता है प्रीवियस ईयर में और वो एसएससी बिजनेस करता है तो उसको डिडक्शन मिलेगा। 115 जेजेएए बोलता है कि 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट का उसको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन 3 सालों में स्प्रेड होगा, मतलब 3 असेसमेंट ईयर तक आपको स्प्रेड किया जाएगा। अब हम लोगों ने एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट के रिस्पेक्ट में चर्चा की थी कि एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट का मतलब होता है जो भी इमोलूमेंट्स आप पेड करते हो, पेड या पेबल टू एडिशनल एम्प्लॉई, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एडिशनल एम्प्लॉई को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पे किया जाता है। इमोलूमेंट्स में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी सम इंक्लूड होता है लेकिन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट इंक्लूड नहीं होगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं होगा, टर्मिनेशन के टाइम पर जो बेनिफिट दे रहा है वो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंक्लूड होगी। एडिशनल एम्प्लॉई के बारे में उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की, बेसिक कंडीशन जो देखा हम लोगों ने ये प्रीवियस ईयर वाला, उसके बाद एडिशनल कंडीशन, एडिशनल चीज़ें हम लोगों ने देखी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉट ट्रीटेड एज एडिशनल एम्प्लॉई। अगर 25,000 पर मंथ से ज़्यादा उसका इमोलूमेंट्स है या फिर सरकारी इमोलूमेंट्स पे कर दे रही है या फिर अपैरल के केस में जो आपका ड्यूरेशन है प्रीवियस ईयर में काम करने का एम्प्लॉई का वो लेस दैन 150 डेज है और अदर के केस में लेस दैन 240 डेज है, और नॉट पार्टिसिपेटिंग इन आरपीएफ यानी कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मामला है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, एडिशनल एम्प्लॉई बोलकर उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। बाकी सबको एडिशनल एम्प्लॉई बोलकर जो है वो डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा, तो 30% का डिडक्शन मिलेगा एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट का, एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट का। तो एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट का मतलब हम लोगों ने देख लिया, एडिशनल एम्प्लॉई का भी मतलब हम लोगों ने देख लिया। अब जहाँ तक बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर नया बिजनेस है, न्यू बिजनेस है, तो उस सिचुएशन में जो ये डिडक्शन मिलेगा वो 2 लोगों को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है कि या तो बिजनेस न्यू रहेगा या फिर आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग रहेगा। अब अगर आपका बिजनेस अगर न्यू रहेगा तो जिस प्रीवियस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, जो बिजनेस जिस प्रीवियस में इस्टेब्लिश हुआ है और एम्प्लॉयमेंट दिया है, इस्टेब्लिश प्लस एम्प्लॉयमेंट दिया है, ये थ्योरेटिकल बातें, बस कॉमन सेंस की बातें हैं, और हर एक उस प्रीवियस ईयर में जिसमें एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो मतलब जिस निर्माण हुआ है जो उस प्रीवियस ईयर में, और हर प्रीवियस ईयर में जब जब एम्प्लॉयमेंट दोगे, एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में जब जब आप एम्प्लॉयमेंट दोगे तब तब आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये एकदम कॉमन सेंस की बात है, ये आपका लॉजिकल बात ही नहीं है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आपको डिडक्शन 80 JJA का नहीं मिलेगा अगर मान लो कि आपका जो ये वाला बिजनेस है वो अगर किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस का स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन से बना है, स्प्लिटिंग अप या फिर रिकंस्ट्रक्शन से बना है तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात जहाँ तक आती है कि अगर मान लो कि आपका, अगर मान लो बिजनेस एक्वायर किया गया है, ट्रांसफ़र या फिर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन से एक्वायर, बिजनेस अगर एक्वायर किया गया है, ये वाला बिजनेस जो होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप 80 JJA क्लेम करना चाहते हो, वो आपका एक्वायर किया गया है ट्रांसफ़र या फिर रीऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन करके भी नहीं बना होना चाहिए, और मतलब सेम आदमी जो होता है स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन करके नया बिजनेस बना रहा है, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में नए एम्प्लॉई अपॉइंट कर रहा है और बोल रहा है कि मेरे को 80 JJA का डिडक्शन मिलना चाहिए। दूसरा बोलता है सेम एम्प्लॉई लोग भले ही हो सकता है कंटिन्यू करे, उसका भी न्यू एम्प्लॉई नाम दे दे क्योंकि कंपनी का नया नाम दे दिया। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि सेम आपका एक्वायर किया गया है, ठीक है, लेकिन एक्वायर किया गया है ट्रांसफ़र करवा के, एग्जिस्टिंग बिजनेस का ट्रांसफ़र करवा के या रीऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, अदर पर्सन ने एक्वायर किया है। तो मैंने जो बातें बोली अब मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ। सारे एसएससी को कॉर्पोरेट हो या नॉन कॉर्पोरेट जिसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से एक्सीड करता है, ठीक है, तो और वो बिजनेस करता है ना कि प्रोफेशन, तो डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा, तो डिडक्शन मिलेगा 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट। कब तक डिडक्शन मिलेगा, ड्यूरेशन 3 असेसमेंट ईयर तक स्प्रेड होगा। उसके बाद बिजनेस अगर न्यू बिजनेस होगा तो जिसमें स्टेब्लिश हुआ है और साथ में आपने अपॉइंट किया है, या फिर हर एक उस प्रीवियस ईयर में आगे चल के मिलेगा जिसमें एम्प्लॉयमेंट दिया है। एग्जिस्टिंग के बिजनेस के केस में जब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हो तब
तब मिलेगा। उसके बाद एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट का मतलब हम लोगों ने देखा, एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट जिसका 30% आपको डिडक्शन मिलता है। तो एम्प्लॉई कॉस्ट का मतलब हम लोगों ने देखा जो एडिशनल एम्प्लॉई लोगों को आप पेमेंट देते हो, इमोलूमेंट्स पेमेंट देते हो, पेड या पेबल, ठीक है। उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट इंक्लूड नहीं होगा, पेंशन फंड या फिर अदरवाइज कोई एम्प्लॉयर बेनिफिट मिलता है या फिर टर्मिनेशन के टाइम का जो बेनिफिट मिलता है वो सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इम्प्लॉई के रिस्पेक्ट में बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि वो इम्प्लॉई लोग एडिशनल इम्प्लॉई नहीं कहलाएंगे जिसका टोटल इमोलूमेंट्स 25,000 पर मंथ से ज़्यादा होता है, या फिर जिसका इमोलूमेंट्स भारत सरकार पे कर देती है, या फिर जिसका जिसका एम्प्लॉयमेंट जो होता है अपरेल के केस में लेस दैन 150 दिन था प्रीवियस ईयर में, और अदर के केस में लेस दैन 240 था प्रीवियस ईयर में। उसके बाद जो इम्प्लॉय रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो लोग इंक्लूड नहीं होगा। इस तरह से हम लोगों ने सारी कहानी देखी। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने देखा कि अगर मान लो कि बिजनेस आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस का स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन का केस है, या फिर बिजनेस एक्वायर किया गया है ट्रांसफर या बिजनेस के रीऑर्गेनाइजेशन से, तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ATJJAA की पूरी कहानी हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट की। आगे हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।